जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस हिंदी साहित्य के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सभी क्लास 9, 10th, 11, 12th जितने भी क्लास में पूछे आते हैं व्याकरण का, वो सब का सब कवर होने वाला है। और फिर बीपीएससी टीआरई 4 का तो है ही, ये बीपीएससी टीआरई 4 का ये जो व्याकरण जितना भी आएगा बीपीएससी टीआरई 4 में 40 मार्क्स का, वो टोटल इससे बाहर नहीं जाएगा। और फिर बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस जितना भी है, वो सब में क्या ये व्याकरण का काम करेगा। तो ये व्याकरण को इस आधार पर बनाया गया है जो कि सभी एग्जाम में और सभी क्लास में, क्लास का भी बात कर रहे हैं कि सभी क्लास में 9, 10th, 11, 12th जितना भी क्लास हैं, वो सब के सब क्लास में ये व्याकरण का पूछने वाला है, जो कि उसी को आधार बना करके ए टू जेड यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक का ये इसमें नोट्स में डाला गया है। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा और पढ़िएगा। जो कि पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला कहते किसको हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। यानी कि वर्ण को एक जगह एकत्रित करके जब लिख देते हैं तो वो जो समूह बना उसी को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो वही बोला कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्णों के समूह जैसे अ, आ ये वर्ण हुआ, तो ये अ, आ का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया? तो ये जो निर्माण किए हैं वो महर्षि पाणिनि ने किए हैं। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने किए हैं, जो कि महेश्वर जी के डमरू के आधार पर, उसके ताल के आधार पर उसने ये जितने भी वर्ण हैं उसका एकत्रित करके, उसको क्रम सजा करके उसमें क्या किया? वर्णों का निर्माण किया। ठीक है। कहता है कि जब महेश जी ने डमरू बजाने का कार्य किए थे तो वो 14 बार डमरू बजाए थे, जो कि 14 बार डमरू बजाने के क्रम में उसी में जो ध्वनि उत्पन्न हुआ, वही ध्वनि से 14 ध्वनि से क्या ये 52 जो वर्ण है वो टोटल वर्ण का उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो 14 बार का ध्वनि कौन कौन सा है? पहला जो है एउन है। ठीक है, एउन, फिर रिलरिक, फिर एओर, फिर एओज, फिर एहट, और फिर लन, फिर यमंग, नय माय। ठीक है। और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यमंग ननम, यमंग ननम, जो कि पंचमाक्षर, यानी कि यमंग ननम से ही पांचों जो ये जो पांच पंचमाक्षर हैं, ये अड़, या, ना मा, वो निर्माण हुआ था। किससे? तो यमंग ननम से। ठीक है। फिर झप्पय, झपय। ठीक है। फिर घटघस, घटधस, घटधस से जो ताल है, ये जो डमरू बजा रहे थे, ध्वनि जो उत्पन्न हुए थे, घटधस, जो कि 9वां बार ये निकला था घटधस में, जो कि घ धू ये वर्ण का निर्माण हुआ। फिर जब गडस, ठीक है, जो कि ज ब ग ई द ये चीज का निर्माण हुआ था। फिर खप छठ, खप छठ तंच तत्व। ठीक है। इससे फिर ध्वनि जो 11वां बार बजाए थे उससे फिर ख फ छ त ये सब का निर्माण हुआ, च द। ठीक है। और फिर कपय, कपय में क प ये का वर्ण का निर्माण हुआ, कपय। फिर जो होता है ये 12 बार हुआ कपय। फिर 13वां बार में होता है सशस्त्र, सशस्त्र, जो कि सु प स इसका निर्माण होता है। और फिर 14वां बार में जो होता है हल, हल यानी कि ह का निर्माण होता है, हल। तो ये जो है महेश जी ने 14 बार डमरू का जो होता है 14 बार बजाए थे, और उससे जो उत्पन्न होने वाले ध्वनि जो है उसी ध्वनि से क्या वर्ण का उदय हुआ था। और ये संकलित जो किए थे ये ध्वनि को सुन करके, वो किसने किए थे? महर्षि पाणिनि ने किए थे। ठीक है। हालांकि महर्षि पाणिनि का साथ देने के लिए और 2 महर्षि थे, जो कि महर्षि कात्यायन थे और फिर महर्षि पतंजलि थे। तो वो तीनों मिल करके ये, हालांकि शुरुआत जो किए थे महर्षि पाणिनि ने किए थे महेश्वर सूत्र के आधार पर, लेकिन जो अधिक से अधिक विकास करने का जो कार्य किए थे 2 व्यक्ति और उसके साथ मिल करके ये सभी वर्ण को क्रम से सजाने का कार्य किए थे। ठीक है। तो वही हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इसका टोटल। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हाँ, अभी हम पढ़े कि वर्णमाला वर्णों के समूह को एकत्रित करके जो वर्ण का समूह बनता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो इसमें वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ देखिए, वर्णमाला का विभाजन कितने भागों में? वर्णमाला का संख्या जो होता है 52 संख्या होता है,
ये जान रहे हैं। और इसको दो भागों में बटाते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला जो है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। अब देखिए, अब व्यंजन वर्ण का जो होता है, और स्वर वर्ण जान रहे हैं, स्वर वर्ण का संख्या कितना है 11। देख लीजिए स्वर वर्ण का संख्या 11। देख, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ से लेकर के औ तक कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो 11 वर्ण है ये किस में आएगा, स्वर वर्ण में आएगा। तो स्वर वर्ण का संख्या कितना है 11 है। ठीक है, उसके बाद आता है, तो स्वर वर्ण हो गया। उसके बाद व्यंजन वर्ण। ऐसे व्यंजन वर्ण को 4 भाग में बंटा जाता है, लेकिन और एक उसमें ऐड कर दिया गया है कि स्पर्शी व्यंजन वर्ण भी ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो 5 भाग कह सकते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण को 5 भाग, जो कि पहला होता है आयोगवा। ठीक है, आयोगवा में कौन कौन सा, अनुस्वर और विसर्ग। यह कौन सा है, आयोगवा वर्ण है, जो कि संख्या कितना है आयोगवा में 2 संख्या है, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पर्शी व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या कितना है 25 है। स्पर्शी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ संख्या कितना है 25। क से लेकर के म तक की संख्या को क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन वर्ण, याद रखना है। उसके बाद फिर आता है मूल व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या कितना है 33। मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है 33। कहाँ से, क से लेकर के, ये ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि क से लेकर के म तक तो आ गया स्पर्शी व्यंजन वर्ण, तो ये फिर मूल व्यंजन वर्ण में कैसे आएगा, तो वो भी किसका, ये स्पर्शी, ये जो क से लेकर के म तक है ये स्पर्शी व्यंजन में भी है और ये मूल व्यंजन में भी वर्ण है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मूल व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक को क्या कहेंगे, मूल व्यंजन वर्ण कहेंगे, जो कि संख्या कितना है 33। स्पर्शी व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है, जो कि क से लेकर के म तक है, जो स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहेंगे। और क से लेकर के अगर ह तक अगर एक जगह लिखा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मूल व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या कितना है 33। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। उसके बाद कौन सा, संयुक्त व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या इसका कितना है 4 है। संयुक्त व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है 4। देख लीजिए संयुक्त व्यंजन वर्ण संख्या कितना है 4। कौन कौन सा, अक्ष त्र ज्ञ स्र, अक्ष त्र ज्ञ स्र, ये कौन सा है, हालांकि ये संयुक्त व्यंजन वर्ण। और फिर इसको अभी पढ़ेंगे आगे में, जैसे य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और ये स ह, ये क्या है उसमें व्यंजन वर्ण, तो ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सा जान लीजिए। हालांकि ये क्या है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, लिखे नहीं है, लिख दे रहे हैं। और ये स ह जो है वो कौन सा है, उसमें व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये उसमें व्यंजन वर्ण, जो कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है 4, य र ल व, उसमें व्यंजन वर्ण का संख्या भी 4 होता है। फिर स स स ह, ठीक है, ये उसमें व्यंजन वर्ण। तो हो गया संयुक्त व्यंजन वर्ण भी हो गया, जो कि अक्षत्रज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा। लास्ट में होता है द्विगु व्यंजन वर्ण, इसका संख्या कितना 2। द्विगु व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है 2 2 अढ़ अढ़, ये कौन सा वर्ण होता है द्विगु व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इतना सा ध्यान में रखिएगा। तो ये जो अभी पढ़े सिर्फ वर्णमाला का भाग, ये कैसे किसको भाग करता है, वर्णमाला को 2 भाग, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण जो है 11 है, फिर व्यंजन वर्ण का कुल संख्या कितना है 41 है, जो कि व्यंजन वर्ण को फिर 5 भाग में बटा गया। जो कि सबसे पहले अयोगवा जो पढ़े, अनुस्वर और विसर्ग अयोगवा होगा। और फिर स्पर्शी व्यंजन, जो कि क से लेकर के म तक, जिसका संख्या स्पर्शी व्यंजन वर्ण का संख्या 25। संख्या पूछा जाता है, संख्या याद रखिएगा कि स्पर्शी व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है, तो 25 है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आता है मूल व्यंजन वर्ण। मूल व्यंजन वर्ण का संख्या कितना होता है
33 होता है, जो कि क से लेकर के ह तक, क से लेकर के कहाँ तक, ह तक, ये क्या है, मूल व्यंजन वर्ण। फिर जो आता है ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है, य, र, ल, व, ठीक है। और फिर उष्म व्यंजन वर्ण, जिस य, र, ल, व, जो कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है, 4 है। फिर उष्म संयुक्त उष्म व्यंजन वर्ण, जो कि उष्म व्यंजन वर्ण का संख्या भी क्या होता है, 4 होता है, जो कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ठीक है। ये क्या उष्म व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका संख्या कितना है, 4 है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन सा, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, जिसका संख्या कितना है, 4, ठीक है। उसके बाद आता है अढ़ अढ़, ठीक है। अढ़ अढ़ जो होता है द्विगु व्यंजन वर्ण, जिसका संख्या कितना है, 2। अढ़ अढ़ का क्या होता है, द्विगु व्यंजन वर्ण, जिसका संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जो पढ़ेंगे हम लोग, ये पहला नंबर का स्वर वर्ण पढ़ेंगे। यह अभी बटा गया, वर्णमाला का आधार बटा गया। अब पढ़ेंगे पूरा डिटेल से स्वर्ण वर्ण का पढ़ेंगे। पहले स्वर्ण वर्ण का संख्या क्या है, 11। अब इसको कहते क्या है, जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि से सहायता से की जाती है, यानी कि अन्य किसी स्वर की सहायता से बोली जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहेंगे। यानी कि अन्य किसी ध्वनि, यानी कि दूसरा ध्वनि का इसमें आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या है, स्वर वर्ण है। जैसे अब स्वरों का विभाजन, ठीक है। स्वरों का विभाजन क्या करना है, 1 नंबर पे उत्पत्ति के आधार पर। स्वरों का विभाजन क्या है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। कैसे, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, पहला में मूल या शुद्ध स्वर, ठीक है। स्वरों का विभाजन याद रखना है कि स्वरों का विभाजन किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। जो स्वर वर्ण का उत्पत्ति हुआ उस आधार पर क्या कैसे विभाजन करते हैं वो देखिए। मूल या शुद्ध दोनों एक ही नाम है, मूल या शुद्ध स्वर। जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से ना बना हो, ठीक है। शुद्ध स्वर किसे कहेंगे, जो किसी अन्य स्वर के मेल से ना बना हो, तो उसे मूल स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, ओ, इसमें क्या कोई अन्य स्वर का सहायता इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूल या शुद्ध स्वर। उसके बाद है संधि स्वर। संधि स्वर जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से बना हो, ठीक है। यहाँ स्वर में स्वर जुड़ रहा है, स्वर में किसी अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं जुड़ रहा है। हालांकि व्यंजन जो होता है, व्यंजन में जो होता है वो स्वर की सहायता से बोलती है, लेकिन यहाँ स्वर में स्वर का ही ऐड होगा, तो संधि स्वर क्या कहेंगे, शुद्ध स्वर। जो कि स्वर में स्वर नहीं ऐड हो तो उसे शुद्ध स्वर कहेंगे। और संधि स्वर किसे कहेंगे, जो कि स्वर में स्वर जुटा हो, स्वर में स्वर का जुट करके जो अन्य स्वर का निर्माण होता है उसे हम संधि स्वर कहेंगे। जैसे आ में क्या, है अ और प्लस अ जुटा हुआ है, तो अ प्लस अ जुटा हुआ है, तब क्या निर्माण हो गया, आ का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। आ को क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। जैसे दुर्गही में हर्षही और प्लस फिर हर्षही दोनों ऐड होकर के क्या चीज का निर्माण होता है, दुर्गही का निर्माण होता है। तो यहाँ भी क्या कहेंगे, हम संधि स्वर कहेंगे। दुर्गहु में भी क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। ए में भी क्या कहेंगे, क्योंकि दो स्वर वर्ण मिल करके यहाँ ए का निर्माण हो जा रहा है, तो संधि स्वर। ए ओ औ ये क्या हो गया, संधि स्वर हो गया। याद रखना है आ दीर्घई दीर्घहु ए ओ औ, इसमें कौन सा स्वर कहेंगे, तो संधि स्वर कहेंगे, ठीक है। अब ये संधि स्वर का 2 भेद हैं। संधि स्वर का कितना भेद है, 2। दीर्घ संधि स्वर, ठीक है, और संयुक्त संधि स्वर। पहला क्या है, दीर्घ संधि स्वर, और दूसरा संयुक्त संधि स्वर। अब दीर्घ संधि स्वर कहेंगे किसको, 2 समान स्वरों के मिलने से बने स्वर को दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। 2 जब समान स्वर मतलब मिल करके जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ दोनों समान है ना, तो जो दोनों बराबर हैं, एक आधार पर है, यानी कि समान है, तो वो क्या कहेंगे, दीर्घ संधि स्वर कहेंगे। जैसे आ का निर्माण हो गया, एक ही वर्ण था जो कि आ का निर्माण हो गया। और हर्षही और एड हर्षही प्लस हर्षही दोनों एक ही स्वर है, तो दुर्गही का निर्माण हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि स्वर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, दीर्घ संधि स्वर कहेंगे, ठीक है। तो इतना सा ध्यान में रखना है कि दीर्घ संधि स्वर किसे कहेंगे। हालांकि संधि स्वर किसे कहेंगे, जो असमान स्वर का बन करके, ये संधि स्वर क्या कहेंगे, जो 2 स्वर
मिल करके जो वर्ण बनता है, स्वर वर्ण बनता है, उसी को हम संधि स्वर कहेंगे। संधि स्वर को फिर दो भाग में, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। फिर दीर्घ संधि स्वर किसे कहेंगे? जो कि समान वर्ण मिल करके बनता हो, जो समान वर्ण मिल करके जो तीसरा वर्ण का निर्माण होता हो, तो उसे हम दीर्घ संधि स्वर कहेंगे। जैसे अ, यहाँ अ दोनों जुड़ रहा है तो एक है, आ हो गया। फिर हर्षही जोड़ हर्षही, यहाँ हर्षही हर्षही दोनों समान स्वर हैं तो दुर्गई हो गया। फिर हर्षहु जोड़ हर्षहु, यहाँ इधर भी हर्षहु है इधर भी हर्षहु, तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया। तो क्या है? ये दीर्घ संधि स्वर है। अब संयुक्त संधि स्वर किसे कहेंगे? यहाँ देखिए, दो भिन्न स्वरों, यानी कि यहाँ समान स्वर नहीं, यहाँ क्या है? भिन्न स्वर, अलग अलग स्वर का जोड़ हो, एड हो करके तीसरा स्वर का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त संधि स्वर कहेंगे। दो भिन्न स्वरों के संयोग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे अ जोड़ हर्षही, ठीक है, यहाँ अ अलग है, हर्षही अलग स्वर है, तो यहाँ दोनों मिल करके ए का निर्माण हो गया। तो ए जो हुआ कौन सा स्वर हुआ? तो संयुक्त संधि स्वर हुआ, संयुक्त संधि स्वर हुआ, ए का निर्माण होकर के। ठीक है, और दीर्घ जो कि समान स्वर मिल करके बनता है वो दीर्घ हो गया। फिर अ जोड़ ए, आय का हो गया। तो यहाँ अलग अलग वर्ण मिल करके बन रहा है, आय का निर्माण हो रहा है, संयुक्त संधि स्वर। फिर अ हर्षहु, ओ का निर्माण हो गया। औ का निर्माण हो गया। यहाँ समान स्वर मिल करके नहीं बन रहा है, और समान स्वर मिल करके तीसरा स्वर वर्ण का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या कहेंगे? संयुक्त संधि स्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर अभी तक पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। किस आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कौन सा? हर्ष, हर्ष का दूसरा नाम लघु, हर्ष स्वर। ठीक है, और कौन कौन सा? हर्ष स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये किस आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर बांटा गया है। चलिए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर पहला नंबर का पढ़ लेते हैं। कौन सा? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का दूसरा नाम लघु स्वर। ठीक है, इसका डिफिनेशन जो है, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो या एक मात्रा का बोध हो, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण में कम समय लगा हो, और या तो उस स्वर वर्ण का एक ही मात्रा लगा हो, एक ही मात्रा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे अ, हर्षई, हर्षहु, री, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अ में आ नहीं है, एक ही मात्रा है। हर्षई में भी एक ही मात्रा है, हर्षहु में भी एक ही मात्रा है, री में भी एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा जिसमें लगे उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहेंगे। जब एक ही मात्रा लगता है, उसके उच्चारण करने में, जैसे अ में तुरंत उच्चारण हो जा रहा है तो कम समय इसमें लग रहा है, तो जिसमें एक मात्रा लगता है उस वर्ण में क्या होता है? ऑटोमेटिक कम समय लगता है। इसलिए ध्यान में रखना है कि मतलब जिसमें कि कम स्वर, जिसमें कि एक ही मात्रा हो, तो या एक ही मात्रा हो या तो कम समय लगा हो बोलने में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से अधिक समय लगता हो। ठीक है, इसमें दीर्घ, हालांकि याद रखना है कि ह्रस्व लघु में कम समय लगता हो, यानी कि उतना अधिक समय नहीं लगता हो, और फिर दीर्घ में क्या हो कि दोगुना स्वर का ये समय लगता हो, यानी कि उच्चारण करने पर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। अधिक समय लगता हो, या तो ऐसे स्वर को दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, क्या कहा था कि उच्चारण से अधिक समय लगता हो, जिसमें कि उच्चारण करने में कम समय लगा हो, उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे, और जिसमें कि कम समय लगता हो, अधिक समय लगता हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, आ, दीर्घही, दीर्घहु, ए, आय, औ, औ। ठीक है, इसमें क्या है? दो मात्रा लगा है, दो भी मात्रा लगा है, और उच्चारण करने में अधिक समय भी लगता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, अब होता है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर होता है, प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ। प्लुत का अर्थ क्या होता है? उछलता हुआ, जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो। देखिए, स्वर सबसे पहले ह्रस्व स्वर में कुछ भी समय नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। फिर दीर्घ में उससे अधिक समय लगता है। फिर प्लुत में
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये वाला दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो तो ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा याद रखना है कि इसका जो उपयोग किया जाता है प्लुत स्वर का, वो किसमें किया जाता है? किसी को पुकारने में, रोने में, गाने में या नाटक के संवाद में किया जाता है इस वर्ण का प्रयोग। ठीक है। किसका? प्लुत का। किसी को पुकारने में, जैसे पुकारा जाता है, ए रे इधर आओ, तो फिर ए रे ऐसे जो पुकारा जाता है तो वो क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। ठीक है। रोने में भी जो रोता है, कोई लंबा स्वर से स्वर निकाल करके जो रोते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। गाने में, गाना भी गाते हैं तो थोड़ा सा कोई कोई किसी किसी जगह पर ऐसा वर्ण आता है जो कि वो थोड़ा सा लंबा स्वर निकल जाता है, तो वो भी क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। ठीक है। नाटक के संवाद में भी कभी कभी देखते होंगे कि कोई नाटक खेल रहे हैं, नाटक खेलते खेलते क्या कोई उच्चारण जो करते हैं वो अधिक मतलब उसमें आवाज निकाल करके और अधिक लेट तक उसमें क्या वो उच्चारण करते हैं कोई भी लाइन का, तो वो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर आ जाएगा। ठीक है। तो यह हो गया था, मतलब मात्रा या उच्चारण के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हो गया। अब उच्चारण स्थान के आधार पर, अब तीसरा नंबर पे क्या है? यह हालांकि हम लोग स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, स्वर वर्ण में अब तीसरा जो होगा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर की कौन कौन सा होगा देख लीजिए। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं जो कि 11 संख्या है। आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है। तो ये 11 वर्ण है। तो 11 वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ, कौन सा वर्ण को बोला जाता है, किस स्थान से निकलता है वर्ण, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अ और आ, ये जो बोलते हैं कंठ के द्वारा आवाज निकलता है। अ बोल करके देखिए, अ में जो है डायरेक्ट कंठ से वाष्प निकल रहा है। फिर आ में भी क्या कहीं भी स्पर्श नहीं हो रहा है, कोई भी स्थान पर इसका आ बोलने पर कोई भी स्थान पर इसका वाष्प स्पर्श नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ में क्या हो जा रहा है? कंठ का। ठीक है। हर्षही में देखिए, हर्षही जो है तालव्य यानी कि ऊपर के साइड से वाष्प निकल रहा है। और दीर्घही भी क्या जो है स्पर्श हो रहा है, किसमें? तालव्य में। तो उसका वाष्प तालु में स्पर्श हो रहा है, हर्षही का भी वाष्प तालु में स्पर्श हो रहा है, इसीलिए हम हर्षही और दीर्घही को क्या कहेंगे? तालव्य स्वर वर्ण कहेंगे। हर्षही और दीर्घही को कौन सा वर्ण कहेंगे? तालव्य स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है। और फिर हर्षहु और दीर्घहु। हर्षहु जो है ओष्ठ से वाष्प निकलता है, यानी कि हर्षहु जब भी बोलते हैं अधिक से अधिक मात्रा में जो वाष्प निकलता है और वो वाष्प जो स्पर्श होते हुए जा रहा है वो ओष्ठ से स्पर्श होते हुए जा रहा है, तो हर्षहु को क्या कहेंगे? ओष्ठ कहेंगे। दीर्घहु भी बोलते हैं तो वाष्प जो निकल रहा है, तो वाष्प जो स्पर्श हो रही है वो कहाँ पर? ओष्ठ में ही हो रही है। फिर ये दीर्घहु होगा वो किसमें? ओष्ठ में आ जाएगा। फिर री जो है वो मूर्धा से टच हो रहा है। री बोलने पर जो है जीव भी और उसका वाष्प भी कहाँ पर? मूर्धा, दांत के नीचे जो होता है वो मूर्धा कहा जाता है, तो वो मूर्धा पर मूर्धन्य, तो री जो हो गया मूर्धन्य होगा। फिर ए आय, तो ए जो होता है ए किससे बन करके बनता है? ए तो अ और हर्षई दोनों मिल करके किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। ठीक है। तो अ कंठ से आ जा रहा है, हर्षई तालव्य से आ रहा है, तो ए आय दोनों जो हैं वो कंठ और तालव्य दोनों मिल करके क्या हो गया? कंठ तालव्य, यानी कि कंठ तालव्य से निकलने वाला वर्ण कौन कौन सा है? ए आय है। कंठ तालव्य से निकलने वाला वर्ण जो है वो ए और आय है। ठीक है। अब आता है ओ औ। अब क्या आता है? ओ औ। ठीक है। ओ औ जान रहे हैं कि ओ और हर्षहु दोनों मिल करके ओ का निर्माण होता है। ओ औ दोनों एक ही है, तो क्या हो गया? ओ जो है किससे निर्माण होता है? अ से और हर्षहु से, दोनों से निर्माण होता है, तो ओ हो जाएगा। तो अ जो है कंठ से उच्चारण स्थान है और हर्षहु जो है ओष्ठ से उच्चारण स्थान है, तो दोनों जुट करके कंठोष्ठ हो गया। दोनों ऐड का होकर के क्या हो गया? कंठोष्ठ है। तो ओ और अ जो है वो किससे उच्चारण स्थान है? तो कंठोष्ठ से है, कंठोष्ठ से है। ठीक है। अब आता है जिह्वा के आधार पर। ठीक है। अब क्या आता है? जिह्वा के आधार पर, जो कि जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बटाता है। जिह्वा के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में, जो कि इसका क्या है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक है। अब अग्रभाग में कौन कौन सा वर्ण आता है?
अब अग्रभाग कहते किसको हैं? तो जिह्वा के आगे वाला भाग को अग्रभाग कहते हैं। अब मध्य भाग किससे कहते हैं? तो जिह्वा के बीच वाले भाग को मध्य भाग कहेंगे। और पश्च भाग किसे कहेंगे? तो जिह्वा के सबसे अंतिम वाला भाग जो कि दांत से नीचे होता है, सबसे गला तक जो जाता है, वो अंतिम वाला हिस्सा को पश्च भाग कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि जिह्वा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाते हैं। कौन कौन सा? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो अब अग्रभाग में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो अग्रभाग में जो वर्ण आता है वो हर्षई आता है, दीर्घई आता है, ए आता है, ओ आता है। ध्यान में रखना है। याद करने का भी तरीका ऐसे बता दे रहे हैं, बता देंगे, लेकिन अभी इतना सा याद रखना है कि अग्रभाग में हर्षई, दीर्घई, ए आए, फिर मध्य भाग में अ, मध्य भाग में अ, और फिर पश्च भाग में जाता है आ, हर्षहु, दीर्घहु, ओ, औ। ठीक है, ये आता है। पश्च भाग में आ, हर्षहु, दीर्घहु, ओ, औ, ये होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का हम जो जैसे याद रखें वो कैसे रखें? जैसे जीवा है, जीवा को हम ध्यान में अपने माइंड में रखना है कि 3 भाग में बटा जाता है। ठीक है, अग्रभाग जो कि आगे वाला भाग, मध्य भाग जो कि बीच वाला भाग, पश्च भाग जो कि सबसे अंतिम वाला भाग। अब जो होता है अग्रभाग में और मध्य भाग, पश्च भाग, तीनों से माइंड में रिलेटेड रखना है कि हाँ कहाँ कहाँ कौन सा होता है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग में अ को रखेंगे। पहले बीच वाला भाग में क्या रखेंगे? अ रखेंगे। ठीक है, अ रखेंगे। अब फिर जो है शुरू वाला भाग यानी कि अग्र वाला भाग, आगे वाला हिस्सा आ होगा। ठीक है, अब इसी तरह से चलते जाएगा। एक वर्ण याद रखना है, क्या याद रखना? अ का वर्ण याद रखना है। ठीक है, मध्य में अ का याद रखना है कि मध्य में अ आता है, फिर अंतिम में आ जाएगा। अ के बाद आ आता है तो मध्य से शुरू करना है, मध्य में रखना है अ के बाद आ आता है तो अ के बाद आ, तो मध्य के बाद पश्च, मध्य के बाद पश्च, तो अ के बाद अ के बाद आ जा रहा है तो मध्य के बाद क्या हो जा रहा है? पश्च। तो आ रहा है तो आ क्या कहेंगे? कि पश्च भाग है, जीवा के पश्च भाग है। अब दो ही याद रखना, अ और आ, अ जो है मध्य भाग और आ जो है पश्च भाग। अब फिर से शुरू से याद रखना, आ के बाद क्या आता है? हर्षई, हर्षई अग्रभाग में आ जाएंगे। अब मध्य वाला खत्म हो गया, अब उसी जगह तक मध्य का अब भूल जाना है, उसमें कुछ नहीं याद रखना है। मध्य का खत्म हो गया, अब अग्र और पश्च दो ही याद रखना है। पहले शुरू में रखना है मध्य वाला अ, उसके बाद पश्च में आ, फिर शुरू वाला हर्षई आ जाएगा तो फिर अग्र आ जाएगा, फिर दुर्गही जो हर्षई और दुर्गही जो हो जाएगा वो अग्र आ जाएगा। दो दो वर्ण अब रखना है, हर्षई दुर्गही जो है अग्र में, फिर हर्षहु दुर्गहु सबसे पश्चिम में, पीछे वाला भाग में, हर्षहु दुर्गहु पीछे वाला भाग में, पश्चिम भाग में, फिर हर्षहु दुर्गहु का क्या बात आता है? वर्ण ए आई आता है, तो ए आई जो होता है फिर आगे वाला भाग हो जाएगा ए आई, फिर सबसे लास्ट में आ जाना है ओ और औ जो कि पश्चिम भाग है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? सिर्फ मध्य वाला भाग और याद रखना है, फिर अ के बाद आ आता है, आ जो है पश्चिम भाग में आता है, फिर हर्षई दुर्गही जो अग्र भाग में आता है, फिर हर्षहु दुर्गहु पश्चिम में आता है, फिर हर्षहु दुर्गहु के बाद आता है ए और अ जो कि आगे वाला भाग आता है, फिर दो दो वर्ण आगे पीछे करना है, फिर सबसे पीछे वाला होता है, सबसे पीछे वाला ओ और औ जो कि लास्ट में होता है, तो पश्चिम भाग में आ गया। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो होता है तो 4 नंबर का जीवा के आधार पर हो गया। अब होता है ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, अब जो होता है ओष्ठ के आधार पर 5 भाग में, जो कि ओष्ठ के आधार पर कितने भागों में बटा गया है? 2 भागों में, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी कहते हैं किसको है? जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार हो जाता हो तो उसे क्या कहेंगे? उस वर्ण को क्या कहेंगे? वृत्तमुखी वर्ण कहेंगे। ठीक है, जब ओठ का आकार जब गोल होता है उच्चारण करने पर तो उसको हम वृत्तमुखी कहेंगे। जैसे हर्षहु, हर्षहु में बोलने पर ओठ का आकार क्या हो जा रहा है? गोल हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। दुर्गाहु, दुर्गाहु में भी क्या हो जा रहा है? गोल हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। फिर ओ में क्या हो रहा है? ये भी गोल हो जा रहा है, तो इसको हम वृत्तमुखी कहेंगे। औ में भी क्या हो जा रहा है? गोल हो जा रहा है, तो इसको हम वृत्तमुखी कहेंगे। फिर औ में भी, इसमें भी क्या हो जा रहा है? गोल हो जा रहा है। तो याद रखना है कि जो ओठ का आकार गोल हो जाए बोलने पर, जिस भी वर्ण को बोल करके देखिएगा जिसमें गोल हो जा रहा है तो उसे वृत्तमुखी कहेंगे, और जिसमें कि गोल नहीं हो जा रहा है उसे हम अवृत्तमुखी कहेंगे। तो इसका उल्टा होता है। देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार वृत्तमुखी या गोलाकार ना हो
उसे हम अवृतमुखी कहेंगे। जैसे अ में गोल हो जा रहा है ओठ का, नहीं हो रहा है। आ में भी ओठ का आकार गोल नहीं हो रहा है। हर्षही, दीर्घही, री, ए, आय, ये इसमें कुछ भी गोल नहीं हो रहा है, ओठ का आकार गोल हो ही नहीं रहा है उच्चारण करने पर, तो इसे हम वृत्तमुखी कहेंगे। एक चीज याद रखना है कि जिसमें गोल हो जाए वो वृत्तमुखी कहेंगे। बोल उच्चारण करके देखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन देख करके सिर्फ बोल करके उच्चारण करके देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है 6 नंबर पर मुख विवर। मुख विवर यानी कि विवर का नाम द्वार। मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर कितने भागों में बटाता है, तो 4 भागों में बटाता है। देख लीजिए, पहला विवरित। विवरित का इंग्लिश होता है ओपन, मतलब पूरी तरह से जो ओपन हो। ठीक है, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण के में मुख विवर यानी कि मुख का द्वार जो है वो पूरा खुलता हो उसे विवरित कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, विवरित कहेंगे। क्या कहा कि विवरित किसे कहेंगे, जो कि मुख का जो होठ का जो है द्वार पूरी तरह से खुल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विवरित कहेंगे। जैसे आ में क्या हो जा रहा है, पूरा खुल जा रहा है। ठीक है, मुंह का द्वार यानी कि पूरा मुंह क्या हो जा रहा है, आ का उच्चारण करने पर पूरी तरह से खुल जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विवरित कहेंगे, विवरित स्वर कहेंगे। ठीक है, फिर अर्धविवरित। अर्धविवरित मतलब हाफ ओपन, यानी कि पूरा नहीं खुला हो। क्या खुला हो, आधा ही खुला हो मुख का द्वार, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धविवरित कहेंगे। जैसे याद रखना है, पूरा विवरित में सिर्फ एक ही वर्ण था आ, फिर अर्धविवरित में अ में जो है आधा खुला जा रहा है। अय में भी आधा खुला जा रहा है। अ में भी क्या आधा खुल रहा है मुंह का, और अ में भी, इसमें भी आधा खुल रहा है, तो जिसमें आधा खुले वो हो जाएगा अर्धविवरित। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है समृद्ध। समृद्ध मतलब क्लोज, पूरी तरह से जो भी उच्चारण करने पर क्लोज हो जाए। फिर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार का लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। जैसे हर्षही, हर्षही में बोलने पर एकदम थोड़ा सा खुलता है मुख का द्वार। फिर दुर्गही, दुर्गही में भी थोड़ा सा, हर्षहु, दुर्गहु। ठीक है, ये समृद्ध हो गया, जो कि हल्का सा खुलता है मुख का द्वार। फिर अर्ध समृद्ध, थोड़ा सा अधिक खुले, हाफ क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो, इसमें क्या हो, आधा बंद, जैसे ए ओ, इसमें और भी कम हो जा रहा है, ए ओ कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अर्ध समृद्ध कहेंगे। अब चलिए, अब इस वर्ण का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ध्यान में रखिएगा। अब ये याद कैसे रखना है देख लेते हैं। जैसे अ से शुरू होता है, हालांकि शुरू कहाँ से होता है, विपरीत से होता है, जो कि पूरा खुला हो, तो विपरीत आ में आ जाएगा। आ में एक ही वर्ण आता है, विपरीत आता है। अब जो आना है, आ के बाद अ आना है। देख लीजिए, अब जो कि दीर्घ सबसे ज्यादा हो, यानी कि अ, आय, आओ। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, अ, आय, आओ, इस तरह से एक जगह लिख लेना है और उसको माइंड में डालना है कि कैसे कैसे इसमें लिखने का, तो हालांकि सीरियल में लिखा ही गया है, तो शुरू करना है विपरीत से, जो कि आ विपरीत होता है, फिर अर्ध विपरीत जो कि अ, आय, आओ, ए का बड़ा वाला आय, फिर ओ का बड़ा वाला आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अ, आय, आओ, ये किस में आ जाएगा, अर्ध विपरीत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अर्ध विपरीत में। उसके बाद समृद्ध होता है। समृद्ध क्या, लगातार जो वर्ण है हर्षई से लेकर के शुरू करना है, दुर्गाऊ तक लाना है, तो हर्षई दुर्गाई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, ये क्या हो जाएगा, समृद्ध। सिर्फ ये याद रखना, ये तो याद रहे, एक ही वर्ण है आ, विपरीत हो गया। और क्या रखना, ये वाला याद रखना, अ, आय, आओ, अर्ध विपरीत। ठीक है, उसके बाद समृद्ध में क्या रखना है, चारों वर्ण एक ही जगह है। कहाँ शुरू करना है, हर्षई शुरू करना और 4 वर्ण तक आना, यानी कि हर्षई, दुर्गाई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, चारों वर्ण एक ही जगह आ जाएगा, तो ये समृद्ध हो जाएगा। अब जो बचा, ये तो अलग अलग हो गया, अब जो बचा वो अर्ध समृद्ध में आ गया, यानी कि ए और ओ जो है ये बचा, तो ये किस में आ जाएगा, अर्ध समृद्ध में आ जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्वर वर्ण का आज 11 भाग में जो बटा गया है, स्वर वर्ण जो 11 वर्ण है, तो ये सब उसके वर्ण के बारे में, कौन कहाँ पर किस स्थान से बोला जाता है, किस आधार पर बटा जाता है, वो सब के सब हम लोग क्या कर लिए, आज हम लोग अध्ययन कर लिए, जो कि 6 आधार पर इसमें क्या बांटा गया है स्वर वर्ण को। तो वो 6 आधार का जो है सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पूरा फुल क्या मतलब पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है, जो कि बनाया है, जो इसका 2-3 प्रकाशन का इसको पढ़ करके जो इसका नोट्स तैयार किए हैं हम, तो इसको बहुत मेहनत लगाए तैयार करने में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे बाहर तो किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। शुरू से लेकर के जो अंत तक का एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरेस्ट एग्जाम, जितना भी एग्जाम है, वो सब का सब इसी से आएगा।
तो आप लोग ध्यान से इसको रखिएगा, बाकी इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स ग्रुप में डाल देंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। तो व्यंजन वर्ण को भी इसी तरह से बांटेंगे अलग अलग भागों में। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।